Okay, so today we are going to revise class 9th physics all chapters. So we are going to start with a small summary of what we are going to study ahead. इसको बहुत ही शॉर्ट रखेंगे, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करेंगे ताकि जल्द से जल्द ईच एंड एवरीथिंग ओवर हो जाए। और यहाँ पे इस पेज में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी कवर हो जाने वाली हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर है जो है मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो शॉर्टकट काइंड ऑफ फॉर्मूले होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, फिर हम पढ़ेंगे कुछ ग्राफ्स, हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि हम मोशन हो रहा था ये पढ़ा हमने पहले, फिर हम पढ़ेंगे कि वो मोशन कैसे हो रहा था। वो मोशन हो रहा था फोर्स की वजह से, तो वो कैसे हो रहा था। इसमें है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। फिर उसके बाद लॉज ऑफ मोशन आता है जिसमें फर्स्ट लॉ है उसमें हमें इनर्शिया और मास के बारे में पढ़ना है। सेकंड लॉ है जिसमें हमें मोमेंटम के बारे में पढ़ना है और फिर सेकंड लॉ की डेरिवेशन करनी है, F = ma को डेराइव करना है। एंड थर्ड लॉ इज़ द एक्शन रिएक्शन लॉ विच इज़ गोइंग टू टेल अबाउट रिकॉल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इसके कुछ केसेस जो कि एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। एंड देन द थर्ड चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन्वर्स स्क्वायर रूल, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत ख़ास आ जाता है, जिसमें स्पेशली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आ जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ते हैं फ्री फॉल के बारे में, और फ्री फॉल में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जब फ्री फॉल हो रहा हो। हम स्मॉल जी के बारे में पढ़ेंगे, हम मास, वेट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, और मून पे ये क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो जी है हम इसकी वैल्यूज़ हाइट में, डेप्थ में, और साथ ही साथ अगर हम अर्थ की वॉल्यूम बढ़ा या कम कर दें तो उससे क्या होगा उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन वाले ही चैप्टर में पता नहीं क्यों ये मिक्स्ड होता है, बट ये होता फ्लूइड्स मैकेनिक का चैप्टर है, यानी कि ये लिक्विड का चैप्टर होता है। इसमें हम पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर, बायोंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड देन लास्टली रिलेटिव डेंसिटी। उसके बाद मैं पेज बचत करने का बिल्कुल नहीं सोच रही थी, बट मैं चाहती थी कि एक पेज में हो जाए ताकि ये कम लगे, बिकॉज एक ही पेज में रहेगा तो ऐसा लगेगा थोड़ा सा है, 2 पेज में हो जाएगा तो लगेगा बहुत सारा है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ द वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में हम पढ़ेंगे कि वर्क फिजिक्स में क्या होती है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर, एंड देन वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ 1 यूनिट। वर्क फिजिक्स में क्या होता है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर, और फिर 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर, जिसे हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में 10th क्लास में भी पढ़ा है, उसे भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। एंड द लास्ट चैप्टर इज़ गोइंग टू बी ऑफ साउंड, साउंड प्रोडक्शन, प्रोपगेशन, मीडियम, साउंड वेव विच इज़ लॉन्गिट्यूडनल, ये कुछ टर्म्स हैं, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, डिफरेंट स्पीड्स जो होती हैं साउंड्स की। फिर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे साउंड का, यही एक है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे इको एंड रिवर्बरेशन। एंड देन हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की कुछ यूजेस पढ़ेंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में यूज़ होता है। एंड देन वी हैव सोनार। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे और इसे इस तरीके से कट करते जाएंगे, या देखेंगे क्लास में कि हमने सब कुछ कट किया है कि नहीं, हमने सब कुछ पढ़। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक मोशन। तो सबसे पहले मोशन होता क्या है, तो फिर वही वाला एग्जाम्पल आ जाता है कि अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन में अगर हमारे सामने कोई पर्सन है तो उसके लिए हम मोशन में नहीं है, हम रेस्ट पर हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि ट्रेन के बाहर है, वो हमें देख रहा है, तो उसके लिए हम मोशन में हैं। और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल हम अर्थ पर बैठे हैं तो अभी हम बिल्कुल रेस्ट पर हैं, लेकिन अगर कोई एलियन हमें देखता है तो हम उसके लिए मोशन में है। तो ये क्या है, ये एक डिफरेंस इन मोशन हो गया ना। तो हम क्या बोलते हैं कि मोशन इज़ अ रिलेटिव टर्म, मोशन रिलेटिव होता है। मतलब कि आप मोशन में हो या रेस्ट पर हो, ये आप तभी बता सकते हो जब आपके पास कोई रेफरेंस होता है। सो सबसे पहला हमारे पास वर्ड आता है रेफरेंस, यानी कि कोई ऐसा जिसको आप बोले कि हम इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे कि हाँ बाकी चीज़ें मूव करेंगी नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो ये ओरिजिन है यहाँ पे, अब इसके रेस्पेक्ट में मैं देखूँगी कि हाँ ये जो पर्सन है ये मूविंग है या नहीं है। और ये जो रेफरेंस है ना, ये भी मूविंग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये रेफरेंस मूव कर रहा हो और ये पर्सन मूव ना कर रहा हो, तो रेफरेंस को क्या नज़र आएगा कि ये पर्सन मूव कर रहा है, हालांकि इस पर्सन ने अपना पैर आगे बढ़ाया भी नहीं है।
ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। अगर रेफरेंस मोशन में है तो ऑब्जेक्ट अपने आप मोशन में आ जाएगी, क्योंकि रेफरेंस अपने आप को हमेशा रेस्ट पे मानती है। रेफरेंस बोलेगी मैं रेस्ट पे हूँ, तो अगर रेफरेंस रेस्ट पे है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, क्योंकि रेफरेंस मोशन में था। तो इस तरीके से मोशन जो होती है वो होती है रिलेटिव, और हम उसको डिफ़ाइन तभी कर सकते हैं जब हम बताएं कि वो रेफरेंस किसका दे रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, दिस ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। ठीक है। यूजुअली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफरेंस मानते हैं, जिसमें ये जो ओरिजिन होता है ये हमारा होता है ऑब्जर्वर। रेफरेंस इज़ लाइक होल फ्रेम। अब उसमें जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ये है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को ही ऑब्जर्वर मान लिया जाता है फिज़िक्स में यूजुअली, बट ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। हम किसी एलियन को भी ऑब्जर्वर मान सकते हैं, हम किसी ऐसे पर्सन को जो खड़ा है उसे भी ऑब्जर्वर मान सकते हैं, हम किसी चेयर को ऑब्जर्वर मान सकते हैं, हम इस पेन को ऑब्जर्वर मान सकते हैं, किसी को भी ऑब्जर्वर मान सकते हैं। फिज़िक्स में यूजुअली हम इस पॉइंट को, यानी कि जो ओरिजिन होता है एक्स वाई एक्सिस का, उसे हम ऑब्जर्वर मानते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इन मोशन इज़ कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मोशन उसका जो लोकेशन है वो टाइम के साथ साथ, टाइम एक ऐसी चीज़ है ना जो फिक्स्ड होती है, इसलिए हम टाइम के रेफरेंस में बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ रेफरेंस के ऑब्जर्वेशन में, यानी कि ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन में विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर अगर मूव कर जाता है। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑब्जर्वर है जिसका नाम मैंने ए रख दिया, और वो एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो कि है पी, और वो पी जो है वो टाइम के, ये जो ऑब्जर्वर है ये मूविंग नहीं है, रेस्ट पे है, तो ऑब्जेक्ट पी जो है वो टाइम के बाद इस पोजीशन क्यू पे आ जाता है। तो हम बोलेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ए बिकॉज इट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर यही ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में पोजिशन चेंज नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि इट इज़ इन रेस्ट। नाउ इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कुछ पोजिशन जो चेंज कर रही है उसकी कुछ मैग्नीट्यूड होगी, तो हम इस मैग्नीट्यूड को बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है। यानी कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया, जो पोजीशंस चेंज करते वक्त उसने कवर किया, हम उस पाथ को बोल देते हैं डिस्टेंस। पाथ की जो लेंथ है हम उसे बोल देते हैं डिस्टेंस। नाउ एक वर्ड डिस्टेंस के साथ साथ आ जाती है, जैसे कि उसके साथ साथ फ्री में एक पे एक फ्री जैसे कहते हैं, तो डिस्टेंस के साथ आई क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेरी माइनर, वेरी सटल। और ये हमें ऑलरेडी पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ एक्चुअली द परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, एंड डिस्टेंस इज़ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ, यानी कि ये पॉइंट मान लेते हैं x है, यहाँ से x y तक गया और वो इस तरीके से गया, तो इस पाथ की जो लेंथ है, ये कर्व पाथ की जो लेंथ है उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। लेकिन इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी x y के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, हमने मैथ्स में पढ़ा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस स्ट्रेट लाइन इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट। हालांकि ऑब्जेक्ट ने तो ऐसा कवर किया, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। दोनों की यूनिट्स क्या होती हैं, मीटर होती हैं दोनों की यूनिट्स। और अब हम बोल सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है तो कोई डायरेक्शन तो नहीं बता रहे कि हाँ इस तरफ मूव कर रहा है उस तरफ, पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसकी लेंथ क्या है, साथ साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर। ठीक है। उसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेटेड टर्म्स पे आते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो किसी ना किसी रेट से जा रहा होगा, कि मान लो 1 सेकेंड में इधर, 1 सेकेंड में इधर, 1 सेकेंड में इधर, 1 सेकेंड में इधर। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं पोजीशन, यानी पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है। और हाँ, रेट जब भी आए ना तो एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि रेट मीन्स होता है अपॉन टाइम, टाइम इनवर्स, है ना। टाइम इनवर्स मीन्स अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम इज टाइम इनवर्स।
तो रेट का मतलब होता है टाइम इनवर्स एंड चेंज ऑफ पोजीशन या फिर डिस्टेंस, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो वो किस रेट से जा रहा है, यानी कि एक एक सेकंड में वो किस हिसाब से मूव कर रहा है उसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, इसने कवर किया 5 मीटर और वो हर सेकंड में 1-1 मीटर कवर कर रहा था, तो हम क्या बोलते हैं कि इसने टोटल कितना टाइम लिया, 5 सेकंड लिया। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या कि जो स्पीड है वो है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। रेट मतलब अपॉन टाइम होता है, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद इसी के साथ साथ एक पे एक फ्री आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्योंकि ये है वेक्टर, ये जो स्पीड थी हमारी स्केलर थी और इसकी यूनिट थी मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर s-1 ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी इसका डायरेक्शन होता है और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी जो होती है ना वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है, क्योंकि वो आया है डिस्प्लेसमेंट से है, वो वेक्टर है, तो वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम उसे रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। स्पीड जो है, स्पीड ये वाली स्पीड जो थी उसके ऊपर एक ऐसे एरो लगा देते हैं, वेक्टर्स को इसी तरीके से डिनोट किया जाता है। तो होता क्या है कि डिस्टेंस को s से डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को s वेक्टर से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड वेलोसिटी को v के ऊपर एक ऐसे वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, s से नहीं किया जाता क्योंकि s डिस्टेंस के लिए दे दिया गया वर्ड। ठीक है, तो v वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, लेकिन क्या कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए ज़रूरी, मतलब रियल लाइफ में ज़रूरी है कि वो 1 सेकंड में 1 ही मीटर चल रहा हो? माना उसने 5 मीटर 5 सेकंड में कवर किया, तो हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इज़ 1 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 1 मीटर कवर कर रहा है। तो क्या ऐसा ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं। रियल लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि हम ये जो वेलोसिटीज़ और स्पीड्स बता रहे हैं ये एक्चुअली में रियल स्पीड और वेलोसिटी नहीं है, ये है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो हम यूजुअली जब भी स्पीड बताते हैं ना तो हम एवरेज स्पीड और वेलोसिटी ही बताते हैं, वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता है। इंस्टेंटेनियस, नाउ देयर इज वर्ड कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है एट द इंस्टेंट, उस मौके पर। एक गाड़ी चल रही थी, वो यहाँ पे पहुँची, मैंने कहा यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो इंस्टेंटेनियस है। मैंने बोला पूरे में कितनी थी, तो वह एवरेज हो गई। ठीक है, ओके। नाउ देयर आर 2 केसेस ओवर हेयर। सबसे पहले तो ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और वो इस तरीके से जा रहा है, ये हाफ डिस्टेंस जो है ना, ये हाफ डिस्टेंस और ये हाफ डिस्टेंस, ये हाफ डिस्टेंस उसने t टाइम में कवर किया है v1 वेलोसिटी से, और ये जो बाकी हाफ डिस्टेंस है उसने t टाइम में कवर किया है v2 वेलोसिटी से। ठीक है, या फिर हाफ ना भी हो, ये मान लो कुछ s1 डिस्टेंस है, s मतलब डिस्टेंस, ठीक है, और ये कुछ s2 डिस्टेंस है, लेकिन उसे जो टाइम लगा वो सेम लगा, तो हम बोलेंगे कि जो v एवरेज है वो होगा v1 प्लस v2 अपॉन 2, क्योंकि उसे टाइम सेम लगा। v1 से भी वो t ही टाइम तक चला और v2 से भी वो t ही टाइम तक चला, तो हम क्या बोलेंगे, v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये फर्स्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको डिराइव भी किया जा सकता है। इसमें जो है s1 निकालो, s2 निकालो, पुट कर दो, ईजीली डिराइव हो जाएगा। ठीक है, s1 s2 क्या होगा, v1 इंटू टी, v2 इंटू टी अपॉन t प्लस टी, 2t, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम के बाद फॉर्मूला याद नहीं आता, लगता है पता नहीं वो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था, तो तुरंत डिराइव करने का है, या फिर हमेशा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को यूज़ करने का, मतलब ये जो इनिशियल फॉर्मूला था इसको यूज़ करने का है। ठीक है, अगर ना याद आए तो। उसके बाद जो सेकेंड केस आता है वो ये आता है कि एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है s डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड देन अगेन सेम डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2। अब यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम नहीं गिवन है, तो इसमें v एवरेज का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये भी डिराइव्ड है, मतलब इसमें से डिस्टेंस जो है तो हमारे पास टाइम निकाल लो, ऊपर में आ जाएगा 2s
डिस्टेंस s प्लस एस टू एस अपॉन s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। तो जब हम उसको LCM लेंगे या ऊपर लेके भेजेंगे तो वो v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2 हो जाएगा और फिर s से s कैंसिल हो जाएगा, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये इजीली डिराइव किया जा सकता है, इसलिए अगर याद ना रहे तो क्वेश्चन में ये जो गिवन होंगे ना उससे इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, स्पीड कवर कर लिया, वेलोसिटी कवर कर लिया, एवरेज स्पीड कवर कर लिया। ठीक है, अब हम आएंगे एक्सेलरेशन पे। जिस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी वेक्टर कहते थे, उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक नया टर्म आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से तो मूव करता नहीं है, तो वो जो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो मान लो कि किसी रेट से चेंज हो रहा हो, कि वो थोड़ी देर के लिए 1 से जा रहा था 1 मीटर पर सेकेंड से, उसके बाद वो 2 से जाने लगा 2 मीटर पर सेकेंड से, फिर वो सेम टाइम के बाद 3 मीटर पर सेकेंड से जाने लगा। तो हर सेकेंड में वो 1 मीटर पर सेकेंड का गैप ला रहा है ना। तो ये जो गैप हो गया ना, हम इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ, रेट मतलब -1 t की पावर -1 पर यूनिट टाइम ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। मान लो पहले v थी बाद में u हो गई, या फिर पहले u थी बाद में v हो गई। हाँ ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया जाता है, बाद में v से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चेंज कितना हुआ इनमें से, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल v माइनस इनिशियल u अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसके ऊपर एरो बना सकते हैं, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकेंड तो v थी ही, अपॉन टाइम हो गया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स, इन सभी चीज़ों की ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। तो जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, उसकी डिस्टेंस ऑलवेज 0 होगी, तो हमेशा ऐसे होगी। तो ये होगा टाइम एक्सिस के पैरेलल और टाइम एक्सिस के ऊपर। ठीक है, कोइंसाइडिंग विद द टाइम एक्सिस। द सेकेंड केस इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मूव मतलब कर दिया था स्टार्ट, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया था, और फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद वो रुक गया। तो यहाँ आने के बाद जब वो रुक गया तो इसका मतलब उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर रही थी, उसके बाद वो रुक गया। अब मान लो मैं इस टाइम से ग्राफ अगर बनाऊँ तो फिर तो वो कुछ मूव करेगा और फिर उसके बाद रुक गया। लेकिन अगर मैं इस टाइम से स्टार्ट करूँ जहाँ पे वो मूव किया ही नहीं था, तो क्या होगा कि वो एक पैरेलल लाइन आएगी जो कि टाइम एक्सिस पे नहीं आएगी, क्योंकि 0 नहीं है। मान लो वो डिस्टेंस 2 मीटर कवर कर चुका था, तो वो 2 पे पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि टाइम जो है ना यहाँ से 0 माना गया, उसके पहले वो ऑब्जेक्ट कहीं पे मूव किया होगा, है ना। उसके बाद थर्ड केस आता है कि वो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट रेट से मूव कर रहा है, यानी 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले सेकंड में 4 मीटर, अगले सेकंड में 6 मीटर। तो एक कांस्टेंट रेट से मूव कर रहा है, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम। सो सच अ ग्राफ इज कॉल्ड मोशन विच इज़ यूनिफॉर्म। ओके, सो जो एक छोटा सा टॉपिक रह रहा था वो था यूनिफॉर्म and non-uniform motion, uniform and non-uniform motion. So such a motion in which an object travels equal distance in equal interval of time is called uniform motion. ठीक है, ये चीज़ें जो है ये मैं बोल रही हूँ, ये अंडरस्टैंडेबल है। यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दोनों हो सकता है, बट हम कह देते हैं कि टाइम को ही इक्वल इंटरवल में काटो, क्योंकि पर सेकेंड निकाल रहे हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ इसी डिस्टेंस में, अब जैसे इन दोनों का अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, तो जब मूव ही नहीं कर रही थी तो वेलोसिटी 0, जब मूव कर रही थी लेकिन वो करने के बाद रुक गई तो वेलोसिटी 0, है ना।
वेलोसिटी इज़ 0। नाउ वो एक कांस्टेंट रेट से मूव कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, सो वेलोसिटी इज़ 2 मीटर पर सेकेंड ऑलवेज। ठीक है, ये इसकी ग्राफ है। नेक्स्ट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से चलती है या वो कुछ इस तरीके से चलती है। इसको हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर रही है अपनी स्पीड को, इंक्रीज करिए, इसलिए देखो डिस्टेंस बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। और इसको कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड डिक्रीज़ करे, मतलब दिख तो रहा है कि आगे बढ़ रही है बट एक्चुअली में वो स्पीड डिक्रीज़ कर रही है। इसीलिए देखो एक जगह जाने के बाद वो स्ट्रेट हो जाएगी, एक जगह जाने के बाद वो आगे बढ़ गई ना, तो आगे कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग, जो ऊपर की तरफ हो, और जो नीचे की तरफ हो या फिर जो स्ट्रेट होने के कगार पर हो, ऐसे को कहते हैं डिक्रीजिंग। सो दिस इज स्पीड, दिस इज दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम, दिस इज टाइम। नाउ द सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है ना, स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसलिए डिस्टेंस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग। इसमें स्पीड डिक्रीज हो रही है ना, तो हम ऐसे को इस तरीके से बना देते हैं, स्पीड कुछ थी अब धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो दिस आर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इनमें तो एक्सेलरेशन 0 होगा, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी? v माइनस यू इज़ ऑलवेज 0, सो ऐसे ग्राफ में एक्सेलरेशन इज़ 0। इनमें तो होगी, इनमें तो है ही नहीं, इनमें तो चल ही नहीं रहे। इसमें क्या आ जाता है कि इसमें ये एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, सो लाइक दिस। और इसमें क्या हो जाता है कि एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज़ कर रहा है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कम हो रही है ना। पहले स्पीड 4 थी, फिर 2 हो रही है, तो v माइनस यू -2 नहीं आ गया, तो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, तो इसलिए वो ग्राफ नीचे होगी, नेगेटिव एक्सिस पे होगी। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये नेगेटिव है एंड दिस इज पॉजिटिव। इसे कहते हैं एक्सेलरेशन, इसे कहते हैं रिटार्डेशन। अब इनका एरिया और इनका स्लोप कुछ देता है, इनका एरिया और इनका स्लोप कुछ देता है। क्यों देता है वो देखते हैं। देखो, अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालें, स्लोप होता है tan थीटा। अब तो हम 10th में आ गए ना, अब हमने tan थीटा पढ़ रखी है। सो अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूँ और उन दोनों पॉइंट्स का इस तरीके से प्लॉटिंग करूँ, ठीक, तो ये एक दूसरे के साथ और इसके साथ एक कोई थीटा बना रहे होंगे। अब tan थीटा हम क्या कहेंगे? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है ये, यानी कि चेंज इन एस, समथिंग डेल्टा एस, अपॉन बेस क्या है? बेस इज डेल्टा टी, कुछ टी यहाँ कुछ टी यहाँ, डेल्टा टी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। सो इसीलिए हम कहते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है। स्पीड टाइम का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी देता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप था वो 0 है, थीटा 0 है ना, थीटा 0 है, तो tan थीटा कितना हुआ? 0। ये समझना है क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से भी दिमाग लगना चाहिए कि अब हम 10th में आ गए, अब हमें tan थीटा आती है, तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ना कि हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे। सो इसकी स्लोप कितनी है? 0 है, 0 डिग्री पे है ना एंगल, तो अगर इसकी स्लोप 0 है इसका मतलब वेलोसिटी 0 है, तो हमने यहाँ पे इस वेलोसिटी 0 बनाई है। इसमें भी 0 है तो इसलिए 0 बनाई है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, इनका प्लॉट किया। ठीक है, अब हम इनको मतलब कांस्टेंट नहीं कह सकते क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन नहीं थी। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन थी? नहीं थी, नहीं तो कर्व थी। लेकिन मान लो हम ऐसा एक 2 पॉइंट ले लेते हैं जो स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं गलती से। ठीक है, तो यहाँ पे हम tan थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो tan थीटा यहाँ पे जो हम निकालेंगे वो कांस्टेंट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे कुछ tan थीटा है, फिर यहाँ पे कुछ tan थीटा है, यहाँ पे कुछ tan थीटा है, तो वो चेंज हो रही है, लेकिन आएगी तो स्लोप वेलोसिटी। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है।
पिंक कलर में स्लोप बता रही हूँ, फिर इसके बाद ग्रीन कलर में मैं एरिया बताऊँगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ये कर्व है ये हमेशा वेलोसिटी बताता है, और ये याद रखना है, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसकी भी जो कर्व है, इसकी जो स्लोप बताएगी वो बताएगी वेलोसिटी। तो इसकी जो कर्व है, क्योंकि वो स्ट्रेट तो है नहीं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, चेंज हो रही है। इसकी भी इस तरीके से चेंज हो रही है, तो ये चेंज हो रही है, ठीक है। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है। क्यों? 2 पॉइंट्स ले लो, ये हो जाएगा डेल्टा वी, ये हो जाएगा डेल्टा टी, तो वी अपॉन टी क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन आ गया। तो याद कैसे रखना है कि स्लोप क्या देता है, या फिर स्लोप है ही क्या? याद ऐसे रखना है कि इतना अपॉन इतना, या टैन थीटा बना लो, छोटा सा ट्रायंगल बना लो, याद आ जाएगा कि टैन थीटा इज दिस अपॉन दिस, है ना। तो अगर स्लोप बोलेगा तो हमेशा इतना अपॉन इतना कर देना है। This is distance upon time which will give speed. This is velocity of time upon time which will give acceleration. This is acceleration upon time which will give jerk, मतलब acceleration और time का भी एक होता है जिसे jerk कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया acceleration। उसके बाद area. What does the area of these graphs give? अगर हम area देखें, ये वाला area, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। तो हाफ इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस इंटू टाइम है। फिलहाल तो डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ नहीं देता है, लेकिन अगर हम वेलोसिटी में देखें तो वो कुछ देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू बेस वेलोसिटी इंटू टाइम। सो व्हाट इज वेलोसिटी इंटू टाइम? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, सो वेलोसिटी यानी कि स्पीड इंटू टाइम क्या होगा? डिस्टेंस। सो व्हाट इज वी इंटू टी? डिस्टेंस। तो यानी कि ये जो एरिया है ना, ये एक्चुअली में हमें डिस्टेंस वापस दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मुझे इस टाइम से लेके इस टाइम का एरिया निकालना है, पूछा है टाइम 2 से लेके टाइम 5 तक का डिस्टेंस बताओ। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये जो एरिया होगा ये हमें बताएगा क्या? ये हमें बताएगा डिस्टेंस। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस देता है, यहाँ पे भी डिस्टेंस दे देगा। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ का फिर एरिया क्या देगा? इसका एरिया क्या देगा? कुछ 80 देगा। तो 80 क्या होता है? v बाई टी इज इक्वल टू ए, सो v इज इक्वल टू 80। सो क्या देगा? वेलोसिटी। तो यानी कि जब हम स्लोप निकालते जाते हैं ना, तो इनका स्लोप ये आ जाता है, इनका स्लोप ये आ जाता है, और जब हम एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया ये आ जाता है और इसका एरिया ये आ जाता है। ओके। इसका भी जो स्लोप होगा वो क्या, जो एरिया होगा वो क्या देगा? वो हमें दे देगा वेलोसिटी। सो दिस विल बी वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एरिया वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी जिस स्टेज पे हैं हम 9th में तो रहे नहीं, हम 10th एंड करने वाले। इस स्टेज में इक्वेशंस ऑफ मोशंस टिप्स पे होनी चाहिए। आँखों की टिप्स नहीं होती हैं, उंगलियों की टिप्स होती हैं। सो उंगलियों की टिप्स पे होनी चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कहाँ से आया है? v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए से आया है। देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर ऐसे भी याद रहता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसे भी याद रहता है। प्लस में लिखना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो 3 हैं हमारे पास इक्वेशंस, इन्हें कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है वो होता है हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ मोशन आर देयर? 3 होते हैं, ठीक है। इसके हम और एक वो भी पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम इसका एक एक्स्ट्रा फॉर्म भी पढ़ेंगे, वो है डिस्टेंस इन द nth सेकेंड। ये जो s है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम पढ़ेंगे एस एन क्या होता है। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1, ठीक है। ये होता तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन से ही डिराइव्ड होता है, इसीलिए हम इसे मेन इक्वेशन ऑफ मोशन में कंसिडर नहीं करते हैं। इसी तरीके से एक और भी होता है
फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी होता है, बट वो मेन नहीं होता है, इसलिए हम उसको मेन नहीं मानेंगे। अब इसका एक छोटा सा मैं तुमको बताती हूँ है क्या चीज़, ये Sn इज इक्वल टू u + a/2 2n-1 है क्या चीज़, ये याद होनी चाहिए। ये है s इन nth सेकेंड, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक मूव करता है, ये 1 ये 2 ये 3, मतलब यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, 4 सेकेंड इसको लगे A से लेके B तक जाने में, ठीक है। तो S अगर निकालेंगे ut + हाफ at² से हम अगर S2 निकालेंगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, S4 निकालेंगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। पर मान लो मुझे ये पूरा नहीं निकालना है, मुझे बस निकालना है कि 1 से लेके 2 में वो कितना चल गया, या फिर 3 से लेके 4 में वो कितना चल गया। ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, ये 1 सेकेंड के लिए वैलिड है कि 1 सेकेंड का जो इंटरवल था उसमें वो कितना चल गया। तो इसे कहते हैं s ऑफ nth सेकेंड। तो हम उसको निकालेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, 0 से लेके 2 तक निकाल लेंगे, फिर 0 से लेके 1 तक निकाल लेंगे, उन दोनों को माइनस कर देंगे, आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको माइनस करेंगे तो हमें 2 बार ut + हाफ at² को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप करोगे क्या, आप एक बार करोगे ut यानी कि ut + हाफ at², और फिर उसके बाद माइनस करेंगे t-1, ज़रूरी है ना 1 2 निकाले, तो अगर हम 4 3 के बीच में निकाले तो पहले ut निकालेंगे और फिर ut-1 निकालेंगे, तो u टाइम्स t-1 + हाफ at-1 का होल स्क्वायर, ये निकालेंगे ना, पहले t वाला टाइम और फिर t-1 वाला टाइम, और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें इस डिस्टेंस का पता चल जाएगा। और ये एक्चुअली में ना सॉल्व करने पर यही आ जाता है। तो ये एक शॉर्टकट हो गया, जल्दी से तुरंत क्वेश्चन आया, आपके पास इतना टाइम नहीं है सोचने का कि आप पहले ये वाला टाइम निकालो फिर ये वाला निकालो, दोनों को माइनस करो। आप सीधे एक फॉर्मूला लगाओ u + a/2 2n-1। इस पे 2-3 क्वेश्चंस करना है, इसको करने पे याद हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन 4th सेकेंड, यानी पूछ क्या रहा है 3 to 4 का वो पूछेगा, तो 4th सेकेंड बोलेंगे और फिर हम उसको इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 4 पुट करेंगे और डायरेक्ट 4th सेकेंड यानी ये वाली डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। ओके, ना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो बच रहा है वो है सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ऑब्जेक्ट अगर गोल ट्रैवल करे तो उसे कहते हैं सर्क्यूलर मोशन। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की उसकी रेडियस होती है r, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि डिस्टेंस जो होगी वो तो 2πr में निकलेगी, है ना। थीटा ट्रैवल किया तो θ/360 2πr। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके क्वार्टर सर्कल ट्रैवल करेगा, ये होगा, ये इसका मतलब इस राइट एंगल में ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये √2r होगी। अगर वो यहाँ ट्रैवल करता है तो वो 2r ट्रैवल करता है, उसके बाद अगर वो यहाँ होता है तो फिर वो √2r ट्रैवल करता है, और फिर वो जब वापस आ जाता है तो वो 0 करता है। तो इसमें मेनली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे में आएंगे कि रिवोल्यूशन पूछेगा कि मान लो ये 5 रिवोल्यूशन कर चुका है, तो 5 रिवोल्यूशन करने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो पूरी रिवॉल्व कर ली है ना, तो इसलिए 0 डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछेगा तो 2πr में आंसर देना है, मतलब इतना अगर ट्रैवल किया तो 1/4 सर्कल का 1/4 किया, 1/4 2πr, अगर यहाँ तक किया तो हाफ 2πr, अगर यहाँ तक किया तो 3/4 2πr, और यहाँ तक किया तो 2πr पूरा। 4 रिवोल्यूशन लगाई हैं तो 4 टाइम्स 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रखना होता है। अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है तो तुम्हें डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2πr अपॉन टाइम जितना भी टेकन है। और अगर वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है आपने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इट इज़ ओवर नाउ इन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी हम सेकेंड चैप्टर पे आ गए इतनी जल्दी। अगर हम इसको 2x स्पीड में देखें ना तो हमने 15 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हम आए हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, यानी मोशन किस वजह से होता है उस चीज़ पर आ गए हैं। तो व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स को यूजुअली क्या बिल्कुल बेसिक से जो हम डिफाइन करते हैं वो होता है फोर्स इज़ पुश और पुल।
इसको पुश कर दिया मैंने तो दिस इज़ फोर्स, इसे पुल कर लिया मैंने, दिस इज़ फोर्स. सो फोर्स इज़ अ पुश और पुल. ठीक है. नाउ देयर आर वेरियस थिंग्स अ फोर्स कैन डू. एक फोर्स जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, नहीं भी कर सकता है. कभी कभी होता है कि कुछ नहीं कर पाया, ऐसा भी होता है. ठीक है. तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है. फोर्स मूव होते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है. फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है ना. फोर्स मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है. मूव करते हुए ओहो फ्रिक्शन काम कर जा रहा है, मतलब मुझे फोर्स लगाना नहीं पड़ा. सो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है. नॉन मूविंग का भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है. किसी ऑब्जेक्ट का शेप ही चेंज कर सकता है. अब मैं यहाँ पे पेन की शेप नहीं चेंज कर सकती, आई एम सॉरी. ठीक है. तो शेप भी चेंज कर सकता है. ये सब काम फोर्स कर सकता है. बट मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि उसे मूव नहीं करने दे रहा है. फॉर एग्जांपल मान लो ये पेन जो है ना, ये लोहे का बना हुआ है या फिर किसी बहुत ही हाईली डेंस ऑब्जेक्ट मतलब मटेरियल का बना हुआ है. मैं अब इसे मूव कराना चाहती हूँ बट ये मेरे मूव कराने पे भी मूव नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि नीचे लग रही है पेपर पे फ्रिक्शन, थोड़ी सी वेट भी इसकी लग जा रही है. तो इससे क्या होगा कि मैं इसको मूव कराना चाहूँगी, ये मूव नहीं करेगा. इसका मतलब कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्सेस अपना काम नहीं भी कर पाते हैं. ऐसे फोर्सेस को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, हमने उस ऑब्जेक्ट पे इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया. हुआ क्या? ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं किया. ठीक है. मैंने इधर से 5 न्यूटन लगाई, इधर से 5 न्यूटन लगाई, अब ये मूव नहीं कर रहा. मतलब ऊपर नीचे मैं मूव करा रही हूँ अलग बात है, बट इस साइड में कहीं नहीं मूव कर रहा. देयर इज़ अ काइंड ऑफ सेम फोर्स फ्रॉम बोथ द साइड, इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, तो मूव नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स. अगर तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? अगर दो फोर्सेस का रिजल्टेंट यानी कि एक ऐसा फोर्स जो कि इन दोनों का सम बोला जा सकता है. तो अगर किसी फोर्स का रिजल्टेंट 0 आता है, 0 न्यूटन, तो ऐसे फोर्स को कहते हैं हम, ये ऑन नहीं लिखा है, ये 0 न्यूटन लिखा है, ऐसे फोर्सेस को कहते हैं हम बैलेंस्ड फोर्सेस. लेकिन अगर किसी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 ना हो, जैसे ये 3 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 5 न्यूटन, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की इस साइड में, है ना. इधर से 3, इधर से 5, तो इधर से 2. इसे कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स. और क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्स. नाउ फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट न्यूटन होती है. तो फोर्स क्योंकि वेक्टर है ना, इसीलिए हम फोर्स को डायरेक्शन के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसका मतलब ये जो फोर्स, अगर मान लो एक तरफ मैंने मान लिया कि पॉजिटिव है, मान लो ये जो 3 न्यूटन है ये पॉजिटिव है, तो ये जो 5 न्यूटन होगा ना ये नेगेटिव होगा. और इनका रिजल्टेंट इनका सम होगा, यानी कि 3 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन. तो ये जो 2 न्यूटन लग रहा है ना, ये एक्चुअली में माइनस 2 न्यूटन है, क्योंकि हमने क्या माना है, इस तरफ वाले फोर्स को पॉजिटिव, इस तरफ वाले फोर्स को नेगेटिव माना है. तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे एक माइनस 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई इमेजिनरी दुनिया में लग रहा हो, वो फोर्स बस दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है. जिस तरफ हमने माना था उस तरफ नहीं लग रहा, उसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है. कभी कभी फोर्सेस इस तरीके से भी एक्ट करते हैं और इस तरीके से, तो इनका सम डायरेक्टली नहीं कर दिया जाएगा. मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसको ऊपर से इस तरीके से फोर्स लगा रही हूँ और इधर से लगा रही हूँ. अब मैं इनका सम नहीं बोल दूँगी कि क्या है इनका सम. इनका सम इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्शन सेम लाइन पे नहीं है, मतलब डायरेक्शन सेम है ही नहीं. यहाँ पे क्या था कि 3 न्यूटन लग रहा था, माइनस 5 न्यूटन लग रहा था, तो था तो सेम ही ना. इस तरफ से मैं 3 लगा रही हूँ और इसी तरफ से मैं -5 लगा रही हूँ, मतलब हो गया तो ऑपोजिट में. लेकिन ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसीलिए हम इन्हें कभी भी ऐड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है. ठीक है. उसके बाद जिस पार्ट पे हम आते हैं वो क्या है, बैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया, लॉज ऑफ मोशन. हाँ, क्वेश्चन क्या है कि अगर हम इसको सम से नहीं निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे. इन क्वेश्चंस को ना अलग तरीके से किया जाता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर एडिशन. क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स वेक्टर में हैं तो हम इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन. और वेक्टर का एडिशन इस तरीके से किया जाता है कि इनके एंगल को भी कंसिडरेशन में रखा जाता है. मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ, याद रहे तो रहे, नहीं याद रहे तो भी चलेगा, लेकिन याद रहे तो बेहतर है.
क्या है कि when two forces are acting, when two vectors are acting such that हम उनको इस तरीके से नहीं जोड़ते, हम उनको ऐसे जोड़ते हैं, हम उनकी टेल्स जोड़ते हैं। ठीक है, ये भी एक रूल है वेक्टर एडिशन में कि हम टेल टू टेल जोड़ेंगे, हम हेड टू हेड नहीं जोड़ेंगे। तो जब हमने टेल टू टेल जोड़ा, इनके बीच का एंगल थीटा बन रहा है। हेड टू हेड जोड़ सकते हैं और फॉर्मूला से आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा तो वही सेम। इसकी टेल यहाँ पे लाके मैं जोड़ दूँ ना, तो जो एंगल इधर बन रहा है वही एंगल उधर बन जाता है ना। इसको अगर मैं उधर लाके ऐसे जोड़ दूँ तो ये एंगल सेम है ना, पैरेलल है, तो वही है। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है और हम उनको सम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनका सम एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, बस उनके कॉस थीटा को कंसिडरेशन में रखेंगे। इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें कॉस 0 होता है। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो कॉस 0 अगर 1 रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, और उसका रूट है तो यानी a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा रख रहे हैं, यानी कि एक फोर्स इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो इसका मतलब 180 डिग्री का डिफरेंस है, एक इस तरफ और एक बिल्कुल इस तरफ 180 डिग्री है। तो एंगल जब 180 डिग्री होता है तो कॉस 180 डिग्री इज -1। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका रूट कर दें तो a माइनस बी आ जाएगा, यानी a प्लस बी a माइनस बी के बराबर आ गया। इसे कहते हैं वेक्टर एडिशन। और ये एक क्या बोलते हैं, एक क्राइटेरिया है दो चीज़ों का वेक्टर होने का। फॉर एग्जांपल हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, उसकी डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है? होती है। इलेक्ट्रिसिटी किस तरफ मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन होती है, बट इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। उसकी एडिशन इस तरीके से नहीं की जा सकती है, और क्योंकि उसकी एडिशन इस तरीके से नहीं की जा सकती है, इसीलिए उसको वेक्टर से निकाल दिया गया। उसे स्केलर में भी नहीं रखा गया, उसे वेक्टर में भी नहीं रखा गया, उसे टेंसर बोल दिया गया। इट इज़ अ वेरी टेंशन गिविंग क्वांटिटी, सो इट इज़ टेंसर। ओके ओके, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन पहला जो है ना वो गैलीलियो ने दिया था, बहुत सारी चीज़ों को देखकर एक्सपेरिमेंट्स करके। तो उसने क्या देखा कि उसने देखा कि अगर एक ऐसे स्लोप टाइप की चीज़ है, इस पर मैं एक बॉल गिराता हूँ, ओके, मतलब मैं तो लड़की मैं गिराती हूँ, अगर मैं इस पर एक बॉल गिराती हूँ और एक दूसरा ही प्लेन रखती हूँ ऐसे, जो कि इसके ही जितना स्लोप नहीं रख रहा है, थोड़ा अलग है, टेढ़ा रख रहा है, तो उसने कोशिश की कि एक फ्रिक्शन लेस सरफेस दी जाए। ठीक है, तो जब हम देखते हैं इस बॉल को गिरा के, तो क्या देखते हैं कि ये बॉल ऊपर तक जाने की कोशिश करती है, फिर वापस आ जाती है, मतलब वापस आके ऑस्किलेट करने लगती है, क्योंकि फ्रिक्शन ज़ीरो तो नहीं किया जा सकता। लेकिन फर्स्ट टाइम जो देखा वो तो फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो ही मान लिया जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतनी तेज़ी से चल रहा था कि फ्रिक्शन बीच में कुछ कर ही नहीं पाया। तो क्या हो गया कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ तक जाने की कोशिश किया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक स्लोप इधर बनाया, तो उसने क्या देखा, ये ऑब्जेक्ट जाती है इधर, जाती है वापस आ जाती है, और फिर ऑस्किलेट करती है, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, और फिर एक बार ऐसे स्ट्रेट प्लेन रख दी। तो हर बार कि वो क्या देखता है, इसको हम लंबा करते हैं ना, इसको हम ऐसे लंबा करते हैं इतना कि वो इसके बराबर आ जाए, इस हाइट के बराबर। तो उसने क्या देखा कि ये ऑब्जेक्ट इधर जाती है और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती है, तब नीचे गिरती है, बीच में कभी नहीं गिरेगी। जितनी ऊंचाई से आई थी उतनी ही ऊंचाई पे जाने की कोशिश करती है, फिर ऑब्जेक्ट वापस से उतनी ही ऊंचाई पे जाने की कोशिश करती है, फिर ऑब्जेक्ट उतनी ही ऊंचाई पे जाने की कोशिश करती है, जबकि ये डिस्टेंस लंबा था। लेकिन कोशिश क्या करी कि जब मैं जहाँ से आई हूँ मैं बिल्कुल वहीं जाऊँ। तो अगर मैं इस किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे छोड़ दूँ और उसको बोलूँ नीचे जाओ तुम इन्फिनिटी के लिए नहीं, मतलब एकदम 0 डिग्री बना दिया गया, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, इधर से सीधा सीधा जाएगी और ऊपर जाने की कोशिश करेगी इस हाइट तक। पर क्या ये जो लाइन जो कि बिल्कुल पैरेलल है वो कभी उस हाइट तक पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटली आगे बढ़ती रहेगी जब तक कि वो सोचती रहेगी कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। वो अलग बात है कि वो कभी पहुँचेगी नहीं, बट सोचेगी तो यही ना कि मुझे वहीं पहुँचना है। तो गैलीलियो ने ये लॉ दिया, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कि when an object is in motion it will remain in motion, when an object is at rest it will remain at rest until and unless। अब यहाँ पे कंडीशन आ गया। सो when an object is in motion, मैं इसको जल्दी जल्दी लिखती हूँ,
कंडीशन क्या आ गई कि व्हेन अ नेट मतलब व्हेन नहीं, until and unless a net external force is applied। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है कि वो अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस हो गया तो फिर तो कोई बीच में आ ही नहीं रहा, उसके ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नेट यानी कि नेट मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स मतलब उनके अंदर बीच में कुछ चल रहा है, उससे मतलब नहीं है। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। मतलब मान लो बॉल के अंदर जो है ना, किसी चूहे को बैठा दिया हमने, अब वो चूहा अंदर में कुछ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाहर फ्रिक्शन को बैठा दिया तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो अनटिल एंड अनलेस नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा, यानी कि एक बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा, तब तक के लिए, जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक के लिए वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए चलता रहेगा, अगर चल रहा है, और रुका रहेगा अगर रुका है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए चलता रहता है, लेकिन क्या हो गया, फ्रिक्शन आ गया, इसकी वजह से अगर हम किसी बॉल को गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, वो आगे जाके कहीं ना कहीं रुक ही जाता है, वो कभी बोलता नहीं है कि नहीं मैं हमेशा के लिए चलूँगा। बट अगर वैक्यूम में उसको ऐसे ऐसे हल्का सा बस ऐसे कर दिया जाए, जिस स्पीड से भेगा ना, वो स्पीड से ज़िंदगी भर चलता रहेगा, जब तक कि उसे कोई रोक ना दिलाकर, है ना। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन ही में रहना चाहेगा, और वो रेस्ट पे तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसको इनर्शिया कहते हैं। जैसे हम गाड़ी में चल रहे होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मतलब जब हम सोच भी रहे होते हैं ना इस बारे में, तो एक्सपीरियंस में ऐसा लगता है कि आ रहा है, जैसे गाड़ी आगे की तरफ चल रही है, अचानक से गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी, तो हम ऐसे ट्रर करके आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी कह रहा था मुझे आगे जाना है, गाड़ी वाले ने अचानक से गाड़ी रोक दी, तो बॉडी बोल रहा है कि नहीं मुझे तो आगे ही जाना है, तो आगे बढ़ गया, लेकिन फिर उसके बाद रेजिस्ट हो गया और चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर गाड़ी रुकी हुई है, अचानक से गाड़ी वाले ने गाड़ी चला दी, तो हम पीछे की तरफ एकदम ज़ोर से गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कह रहे थे कि हमें उधर ही पीछे रहना है, गाड़ी आगे लेके चली गई, तो हमें कह रहा नहीं हम तो पीछे ही जा रहे हैं, तो हम पीछे ही रह गए, मतलब उसी जगह पे रह गए जहाँ पे हम थे। उसके बाद इसे तो कह दिया इनर्शिया ऑफ मोशन एंड रेस्ट। उसके बाद तीसरा इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। गाड़ी चल रही थी, अचानक से किसी ने बहुत ज़ोर से टर्न लिया, तो हम दूसरी तरफ बहुत ज़ोर से गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रहना था उसी तरफ, गाड़ी ने इस तरफ पता नहीं क्यों घुमा दिया, है ना। तो इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। Inertia is the tendency of an object to stay in motion if it is in motion and to stay in rest if it is in rest। change नहीं करना चाहेगा। So inertia is a property which resists the change of motion, state of motion of an object। state of motion मतलब rest या फिर motion। ठीक है, उसके बाद इनर्शिया क्योंकि एक डिफाइनेबल क्वांटिटी है लेकिन एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, आपके अंदर कितना इनर्शिया ये मेजर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जितना ज़्यादा मास होगा ना उसके अंदर उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज़्यादा मास होगा वो इतना ज़्यादा बोलेगा कि नहीं मुझे चेंज नहीं करना, होता है ना, जैसे थोड़े से समझ गए। ठीक है, अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे। ये लॉ ऑफ मोशन है। सो हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन आर देयर? देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, ये एक सीधा सीधा बोलने का तरीका है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले ना हम एक क्वांटिटी को पढ़ते हैं। क्वांटिटी मतलब जैसे फोर्स है क्वांटिटी, वेलोसिटी क्वांटिटी, डिस्टेंस है क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है, वैसे ही एक और क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब ये होता है कि उसकी मास टाइम्स उसकी वेलोसिटी। मैंने इसको एग्जाम्पल में क्या दिया था कि अगर एक बॉल है वो कितनी ज़ोर से लगेगा उसको मोमेंटम कहते हैं। कि अगर उस बॉल की मास ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा ज़ोर से लगेगा, अगर उस बॉल की मास कम होगी तो वो कम ज़ोर से लगेगा, अगर उस बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा ज़ोर से लगेगा, और वेलोसिटी कम होगी तो कम ज़ोर से लगेगा। मतलब कि सिर्फ मास नहीं है, अगर एक बहुत भारी बॉल है और मैं उसे तुम्हें हल्का सा बस ऐसे छुआ दूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वहीं अगर एक बहुत हल्की बॉल है जिसे हम बहुत ज़ोर से फेंक दें तो क्या होगा ना कि वो बहुत ज़ोर से लग जाएगी। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़ोर से लग जाएगी। ठीक है, तो मोमेंटम जो होता है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम डिफाइन तो नहीं कर सकते, बोलते हैं कि मास ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा उसके अंदर मोमेंटम है ना। कहते हैं ना इस पर्सन के अंदर बहुत मोमेंटम है, ही इज़ गोइंग टू जस्ट हैव अ हाई मोमेंटम। मतलब मोमेंटम ज़्यादा होने का मतलब हो गया मास ज़्यादा है और वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, पर्सन के लिए नहीं, पर्सन का मास ज़्यादा है वेलोसिटी ज़्यादा, वो मतलब नहीं है। मोमेंटम मतलब क्रिकेट की बॉल तुम्हें कितनी ज़ोर से लग रही है, ऐसा समझने का। ठीक है, तो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे ऐसे कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हैंड राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना। तो मतलब चेंज हो रहा है मोमेंटम, ठीक है, रेट से चेंज हो रहा है, किसी रेट से चेंज हो रहा होगा, मतलब इतने टाइम में इतने से चेंज हुआ, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट थिंग। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया, चेंज इन मास भी कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो क्या चेंज इन मास यूजुअली होता है? क्रिकेट की बॉल फेंका, उसकी मास चेंज हो गई, आते आते आधा गिर गया, ऐसा नहीं होता। तो हम यूजुअली डिफाइन क्या कर देते हैं कि मास इज कांस्टेंट, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं v चेंज यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, लेकिन जब साइंटिस्ट ने फॉर्मूला बनाया था ना, तो यहाँ पे थोड़ी आसानी डाल दी, बोल दिया कि जो इसके बाहर जो कांस्टेंट लगता है, हम के लगाते हैं ना कांस्टेंट, उसको काट करके बोला लो 1 ले लो, तुम्हारी मर्जी, तुम 1 ले लो। असल में एक्सपेरिमेंट करके बना गया था, इट इज़ लाइक लक। सो एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी आ गया, और वी माइनस यू अपॉन टी को क्या बोलते थे? ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए आ गया, ठीक है। तो इस लॉ से एफ इक्वल टू एम ए निकल जाता है, और ये भी बता दिया जाता है कि क्या बता दिया जाता है, ये भी बता दिया जाता है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगी। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, इफ बॉडी इज ट्रैवलिंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट्स मास इज 2 kg, देन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? सो द फोर्स इज 2 to the 4। एंड नाउ अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसका मास 2 है, तो उसका एक्सेलरेशन बताओ, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? 5/2, 2.5। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये नहीं देखना कि जी कहाँ था, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफ इक्वल टू एम ए लगाएं, एफ इक्वल टू एम जी लगाएं। अगर बॉडी अर्थ की ग्रेविटी में काम कर रही है, ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जी लगा लेना। अगर ग्रेविटी से रिलेटेड नहीं, गाड़ी आगे बढ़ रही है, पीछे बढ़ रही है, एक्सेलरेशन लगाना है, ए लगा देंगे, ठीक। नहीं, ये सेम इसी से रिलेटेड है, मैं इसीलिए बता रही हूँ। सो